शत्रुओं से संघर्ष पृष्ठभूमि। राजतिलक के बाद विक्रमादित्य का जीवन निरंतर युद्ध और कूटनीति से भरा रहा। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। पश्चिम से शक और यवन, उत्तर से हूण और दक्षिण से समुद्री डाकू लगातार आक्रमण करते रहते थे। यह परिस्थिति किसी भी सामान्य राजा को निराश कर सकती थी, परंतु विक्रमादित्य के लिए यह चुनौती उनके गौरवशाली व्यक्तित्व को निखारने का अवसर थी। शकों के साथ निरंतर संघर्ष। पहले युद्ध में पराजय के बाद भी शकों ने हार नहीं मानी। वे बार बार पश्चिमी भारत से हमला करते रहे। विक्रमादित्य ने उन्हें पराजित कर राजस्थान और गुजरात तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उज्जैन से लेकर सिंधु तट तक विक्रम का ध्वज लहराने लगा। इसी विजय की स्मृति में विक्रम संवत की स्थापना मानी जाती है। हूणों का आक्रमण। उत्तर से हूणों का खतरा सबसे बड़ा था। हूण अत्यंत क्रूर और विध्वंसक जाति मानी जाती थी। वे नगरों और गांवों को जलाकर राख कर देते थे। विक्रमादित्य ने अपनी सेना के साथ कश्मीर और पंजाब की ओर बढ़कर हूणों को परास्त किया। इस विजय ने उत्तरी भारत को लंबे समय तक सुरक्षित किया। दक्षिण और समुद्री संघर्ष। विक्रमादित्य ने समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। अरब और रोम से आने वाले जहाज भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करते थे। समुद्री डाकुओं और विदेशी लुटेरों पर कड़ा प्रहार करके उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा दी। इस कारण उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का केंद्र बन गया। रणनीति और नीति। विक्रमादित्य केवल शस्त्रबल से ही नहीं जीते, बल्कि उनकी रणनीतियां भी अद्वितीय थी। शत्रु के कमजोर पक्ष को पहचानकर वहीं प्रहार करना। युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व स्वयं करना। शत्रु राज्य के विद्रोही सरदारों को अपने पक्ष में करना। पराजित शत्रु के साथ उदार व्यवहार करना ताकि वे दोबारा विद्रोह न करें। विजय की गूंज। लगातार संघर्ष और विजयों ने विक्रमादित्य को शत्रु विजेता की उपाधि दिलाई। पश्चिम में शक, उत्तर में हूण, दक्षिण में समुद्री डाकू, सभी पर विजय। उनके नाम से ही विदेशी आक्रमणकारी डरने लगे। भारत की जनता ने उन्हें राष्ट्र रक्षक और धर्मपालक माना। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुईं। व्यापार और संस्कृति का विकास संभव हुआ। प्रजा का आत्मविश्वास लौटा। विक्रमादित्य का साम्राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक स्वर्ण युग। साम्राज्य की सीमाएं। विक्रमादित्य केवल युद्धों के विजेता नहीं थे, वे एक महान साम्राज्य निर्माता भी थे। उनके शासनकाल में उज्जैन का राज सिंहासन केवल मालवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में फैला। उनकी विजय यात्राओं और कूटनीति के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भूभाग एक विशाल साम्राज्य में जुड़े। उत्तर की ओर विस्तार। पंजाब और कश्मीर तक उनकी सत्ता पहुंची। हूणों को हराने के बाद उत्तर भारत में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ी। हिमालय की तराई और गंगा यमुना के मैदान विक्रम के साम्राज्य में आए। पश्चिम की ओर सीमा। राजस्थान, गुजरात और सिंधु प्रदेश, आज का पाकिस्तान क्षेत्र तक विक्रमादित्य की विजय ध्वजा फहराई। अरब और यवनों से आने वाले आक्रमणों को यहीं रोका गया। पश्चिमी व्यापार मार्ग पूरी तरह उनके नियंत्रण में आए। पूर्व की ओर विस्तार। बंगाल और मगध जैसे प्राचीन प्रदेशों ने भी विक्रम की अधीनता स्वीकार की। वहां के विद्वान और व्यापारी उज्जैन के दरबार से जुड़े। इस कारण विक्रमादित्य का साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से और भी समृद्ध हुआ। दक्षिण की ओर प्रभुत्व। नर्मदा नदी के पार दक्कन के कई राज्य उनके सहयोगी बने। समुद्र तटीय प्रदेशों पर भी उनकी पकड़ मजबूत रही। समुद्री डाकुओं को हराने के बाद पश्चिमी तट सुरक्षित हो गया और व्यापार फलने फूलने लगा। साम्राज्य की राजधानी उज्जैन। उज्जैन उस समय केवल एक नगरी नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक नगर बन गई। यहाँ से साम्राज्य के उत्तर, दक्षिण
पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में शासन चलता था। राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उज्जैन उस युग का केंद्र था। सीमाओं की सुरक्षा, प्रत्येक सीमा पर चौकियां और किले बनाए गए। सेनापतियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। सैनिकों की तैनाती और गुप्तचरों की व्यवस्था ने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। विक्रमादित्य का साम्राज्य उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र तक और पश्चिमी सिंधु से लेकर पूर्वी बंगाल तक फैल गया। यह विस्तार केवल राजनीतिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी था। भारतीय जनता को पहली बार यह अनुभव हुआ कि वह एक महान सम्राट के अधीन है, जो उसे सुरक्षा और समृद्धि दोनों देता है। इस प्रकार विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत ने एक संपूर्ण साम्राज्य का रूप लिया, जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। समुद्री व्यापार, विक्रमादित्य युग का वैश्विक वैभव। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युगों में से एक वह समय था जब सम्राट विक्रमादित्य ने न केवल अपने साम्राज्य को धरती पर मजबूत किया, बल्कि जलमार्गों के माध्यम से भी भारत को विश्व से जोड़ा। समुद्री व्यापार उस युग की धड़कन था। जहाजों पर लदा हुआ भारतीय मसाला, रेशमी वस्त्र, कीमती रत्न और धातुएं दूर दराज के देशों तक पहुंचती थी और वहां से भारत में घोड़े, ऊंट, विलक्षण वस्तुएं तथा विज्ञान तकनीकी ज्ञान आता था। इस प्रकार समुद्री व्यापार ने भारत को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक संपन्न बना दिया। भारत का भूगोल और समुद्री मार्ग। भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत उपयुक्त रही है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये दोनों ही जलमार्ग प्राचीन काल से व्यापार की धमनियां रहे हैं। विक्रमादित्य काल में मुख्य बंदरगाहों में सोपारा, महाराष्ट्र, भृगुकच्छ भड़ौच, गुजरात, तम्रलिप्ति, बंगाल, कावेरीपत्तनम, तमिलनाडु और मुसिरिस, केरल प्रमुख थे। यहाँ से व्यापारी जहाज रोम, मिस्र, अरब, ईरान, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक यात्रा करते थे। ये मार्ग केवल व्यापारिक नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के वाहक भी थे। व्यापारिक वस्तुएं। सम्राट विक्रमादित्य के समय भारत की धरती और समुद्र दोनों ही अमूल्य वस्तुओं के स्रोत थे। निर्यात, एक्सपोर्ट मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, रेशमी वस्त्र, सूती कपड़ा, हाथीदांत, हीरे, मोती, नील, चंदन, सुगंधित तेल, औषधियाँ। आयात, इंपोर्ट अरब से घोड़े, रोम से सोना चांदी, मिस्र से शीशे की वस्तुएं, चीन से रेशम और कागज की तकनीक, अफ्रीका से हाथीदांत और दुर्लभ पशु। इन वस्तुओं ने भारतीय जीवन को समृद्ध किया और भारत को विश्व बाजार में सबसे प्रमुख केंद्र बना दिया। व्यापारी और गिल्ड। समुद्री व्यापार केवल व्यक्तिगत साहस का कार्य नहीं था, इसके पीछे मजबूत संगठन कार्य करते थे। व्यापारी गिल्ड श्रेणी बनाकर व्यापार करते थे। इन्हें श्रेणियां कहा जाता था। इन गिल्डों के अपने नियम और अनुशासन होते थे। समुद्र यात्रा पर जाने वाले व्यापारियों को अक्सर मंदिरों से आशीर्वाद दिया जाता था। सम्राट विक्रमादित्य ने इन गिल्डों को राजकीय संरक्षण दिया ताकि व्यापार निर्बाध चल सके। जहाज और नौकायन कला। उस समय के जहाज बहुत बड़े और मजबूत होते थे। लकड़ी से बने जहाजों पर पाल लगे होते थे। नाविक दिशा बताने के लिए नक्षत्र विज्ञान, खगोल विद्या का उपयोग करते थे। मानसून की हवाओं का सही ज्ञान समुद्री यात्रा को आसान बनाता था। भारतीय नाविकों की यह कुशलता विदेशी यात्रियों को चकित करती थी। व्यापार का राजनीतिक प्रभाव। समुद्री व्यापार ने विक्रमादित्य को आर्थिक शक्ति दी। विशाल सेना का पोषण व्यापार से प्राप्त करों द्वारा संभव हुआ। विदेशी देशों से मित्रता और कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ हुए। भारत की छवि विश्व में धनाढ्य और ज्ञानवान राष्ट्र के रूप में बनी। सांस्कृतिक आदान प्रदान।
समुद्री व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि संस्कृतियों का मिलन भी था। भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची। बौद्ध और हिंदू धर्म की शिक्षाएं इंडोनेशिया, कंबोडिया और श्रीलंका तक फैलीं। विदेशी व्यापारी जब भारत आते थे, तो वे यहाँ की कला, साहित्य और दर्शन से प्रभावित होते थे। धर्म और समुद्री यात्रा। भारत में समुद्री यात्राओं से जुड़े धार्मिक विश्वास भी प्रचलित थे। समुद्र यात्रा पर निकलने से पहले व्यापारी भगवान वरुण और देवी लक्ष्मी की पूजा करते थे। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में आशीर्वाद लेकर व्यापारी अपनी यात्रा प्रारंभ करते। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता था, जिसका अर्थ है रत्नों से भरा हुआ। विक्रमादित्य का योगदान। सम्राट विक्रमादित्य ने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए। समुद्री बंदरगाहों का विकास कराया। विदेशी व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। व्यापारिक करों को संतुलित और सरल बनाया। समुद्री मार्गों पर डाकुओं और आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए नौसेना को मजबूत किया। आर्थिक समृद्धि। समुद्री व्यापार से प्राप्त राजस्व ने भारत को स्वर्णिम युग प्रदान किया। किसानों को उचित संरक्षण मिला। कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को राजकीय सहायता मिली। मंदिरों और नगरों का निर्माण हुआ। जनता का जीवन समृद्ध और सुरक्षित बना। सम्राट विक्रमादित्य का काल केवल युद्ध और राजनीति का ही नहीं था, बल्कि यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का युग भी था। समुद्री व्यापार ने भारत को विश्व से जोड़ा और भारत की धरोहर को अमर कर दिया। आज भी जब हम प्राचीन भारत की गौरव गाथा सुनते हैं, तो समुद्री व्यापार उसमें एक मुख्य स्तंभ की तरह दिखाई देता है। यह न केवल भारत को धनी और समृद्ध बनाता था, बल्कि भारत की आत्मा को विश्व से जोड़ने वाला सेतु भी था। विदेशी संबंध। विक्रमादित्य युग में भारत का वैश्विक संपर्क। सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल केवल भारत की आंतरिक स्थिरता और सांस्कृतिक उन्नति का समय ही नहीं था, बल्कि यह काल भारत के विदेशी संबंधों के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जिस समय पश्चिमी और मध्य एशिया में राजनीतिक उथल-पुथल थी, भारत ने अपनी मजबूत स्थिति, सांस्कृतिक आकर्षण और आर्थिक संपन्नता के बल पर दुनिया के विभिन्न देशों से संबंध स्थापित किए। इन संबंधों का प्रभाव न केवल व्यापार और राजनीति तक सीमित था, बल्कि संस्कृति, धर्म और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से भारत की स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति विदेशी संबंधों के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। उत्तर पश्चिम से होकर मध्य एशिया और ईरान तक स्थल मार्ग जाता था। पश्चिम में अरब सागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्ग भारत को रोम, मिस्र और अरब से जोड़ते थे। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से होकर चीन, मलाया, इंडोनेशिया और कंबोडिया से संपर्क बना। इसी कारण भारत विक्रमादित्य युग में विश्व व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया। पश्चिमी देशों से संबंध। रोम साम्राज्य भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से था। रोम से भारत में सोने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में आए, जिनका उल्लेख पुरातत्व खुदाइयों में मिलता है। भारतीय मसाले, रत्न, सूती और रेशमी वस्त्र रोम के बाजारों में अत्यंत लोकप्रिय थे। रोम के व्यापारी भारत आकर यहाँ की समृद्धि से चकित होते और अपने देश लौटकर भारतीय कला और विज्ञान का वर्णन करते। यूनानी संपर्क। सिकंदर के आक्रमण के बाद से ही भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक सेतु बना रहा। विक्रमादित्य के समय यह संबंध अधिक परिपक्व रूप ले चुका था। यूनानी दार्शनिक भारत की तर्क शक्ति और ज्योतिष विद्या से प्रभावित थे। चिकित्सा और खगोल विज्ञान में भारत और यूनान का आदान प्रदान उल्लेखनीय था। मध्य एशिया और ईरान से संबंध। भारत का उत्तर पश्चिमी मार्ग सदियों से व्यापार और आक्रमण दोनों का द्वार रहा। ईरान और भारत के बीच रेशम, घोड़े और धातुओं का व्यापार होता था।
संस्कृत और पारसी भाषाओं के कई कई शब्दों का आदान प्रदान हुआ। कला के क्षेत्र में गंधार शैली भारत-ईरान की सांस्कृतिक साझेदारी का सशक्त उदाहरण है। अरब देशों से संबंध। अरब भारत का प्राचीनतम व्यापारिक साझेदार रहा। अरब व्यापारी भारतीय मसाले, इत्र और रत्न लेकर पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक पहुंचाते थे। विक्रमादित्य के समय अरब व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर बड़ी संख्या में आते थे। भारतीय गणित और ज्योतिष का प्रभाव अरब जगत पर गहरा पड़ा। यही ज्ञान आगे यूरोप पहुंचा। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और अरब के बीच गहरा आदान प्रदान हुआ। अफ्रीका से संबंध। पूर्वी अफ्रीका से भारत में हाथीदांत, जिराफ और मोती लाए जाते थे। भारत से कपड़े और मसाले अफ्रीका भेजे जाते थे। अफ्रीकी बंदरगाहों पर भारतीय वस्त्र विशेष रूप से लोकप्रिय थे। पूर्वी देशों से संबंध। चीन। रेशम मार्ग के माध्यम से भारत और चीन का संबंध प्राचीन काल से था। विक्रमादित्य के समय चीन से रेशम, कागज बनाने की तकनीक और चीनी मिट्टी के बर्तन भारत आए। भारत से बौद्ध भिक्षु चीन गए और वहां धर्म का प्रचार किया। चीनी यात्री भारत आकर यहाँ की समृद्धि का वर्णन करते। दक्षिण पूर्व एशिया। मलाया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया और बाली तक भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव पहुंचा। यहाँ के मंदिर, मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख भारतीय प्रभाव की गवाही देते हैं। समुद्री मार्गों से भारतीय व्यापारी और बौद्ध भिक्षु इन क्षेत्रों तक पहुंचे। श्रीलंका। श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी था। यहाँ पर भारत से बौद्ध धर्म पहुंचा। कपड़े, मसाले और औषधियां भारत से श्रीलंका जाती थी। सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान। विदेशी संबंधों का सबसे गहरा प्रभाव संस्कृति और धर्म पर पड़ा। बौद्ध धर्म भारत से चीन, श्रीलंका, कंबोडिया और जावा तक पहुंचा। हिंदू धर्म की कथाएं और संस्कार भी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित हुए। भारतीय गणित, शून्य की संकल्पना और दशमलव पद्धति विदेशों तक पहुंची। ज्योतिष और आयुर्वेद का ज्ञान विदेशी विद्वानों ने भारत से ग्रहण किया। राजनीतिक और सैन्य प्रभाव। विक्रमादित्य ने विदेशी व्यापारियों और दूतों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की। विदेश नीति में मित्रता और शांति का सिद्धांत अपनाया गया। पड़ोसी देशों के साथ सैन्य समझौते भी किए गए ताकि आक्रमणकारियों से रक्षा की जा सके। विदेशी यात्रियों की दृष्टि। विदेशी यात्री भारत की समृद्धि, मंदिरों की भव्यता, नगरों की सुंदरता और जनता के जीवन से प्रभावित हुए। उन्होंने भारत को धन और ज्ञान की भूमि बताया। विदेशी संबंधों का महत्व। 1. भारत की आर्थिक शक्ति में वृद्धि। 2. संस्कृति और ज्ञान का वैश्विक प्रसार। 3. विदेशी आक्रमणों से रक्षा हेतु रणनीतिक लाभ। 4. भारत की छवि विश्व में आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई। सम्राट विक्रमादित्य का काल केवल आंतरिक उन्नति का ही नहीं, बल्कि विदेशी संबंधों के उत्कर्ष का भी युग था। उनके समय में भारत ने विश्व से व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के पुल बनाए। यही कारण है कि उस युग को भारत का वैश्विक स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्र से लेकर स्थल मार्ग तक, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, हर दिशा में भारत की गूंज सुनाई देती है।